हेलो दोस्तों। आज जो है हम बजटरी कंट्रोल टॉपिक जो है डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। अब बजटरी कंट्रोल समझने से पहले जो है हम ये देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट। बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का मतलब यही होता है कि हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं जो फ्यूचर में हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। हम उसको पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर जो है हो सकता है। इसको यदि हम दूसरे एग्जांपल से देखें तो यदि हमें कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और हमें वो रूट नहीं पता है तो हम सबसे अच्छी मदद क्या होती है हमारी, हम मैप की मदद से जो है वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ जीपीएस जो है अपना डेस्टिनेशन पुट अप कर देते हैं मैप में। और जीपीएस की मदद से जो है हम अपने रूट पे या अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें पहुंचना रहता है। तो जीपीएस एक तरीके से क्या कर रहा है, ये एक तरीके से जो है हमें गाइड कर रहा है फॉर द डेस्टिनेशन जहां पे हमें पहुंचना है। तो बजट भी हमें गाइड करता है फॉर द फ्यूचर कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट बजट। अब इसको पढ़ते हैं। अब बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। एक तरीके का प्लान होता है एक्शंस के लिए, ताकि जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पर पहुंच पाएं बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड मीन्स ऑफ रिलेटेड अजम्पशंस। जो कि किस पे बेस्ड होता है, आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, अजम्पशंस को अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमें अचीव करना है और उसी के बेस पे आप कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अब बजट इट इज अ रिटन प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। बजट क्या है, एक रिटर्न वे में प्लान आउट होता है जो कि क्या करता है, कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी करने वाले हैं उसको हम कह सकते हैं दैट इज प्रोजेक्टेड। ओके, यानी ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए जो हम पहले से ही प्लान आउट करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर जो है हमारा हो सकता है, दैट इज बजट। ओके, अब हम बात करें बजटरी कंट्रोल की। तो बजट की मदद से जब हम हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं उसी को ही हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। लेट अस रीड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल इज द मेथड ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट। जब हम बजट बनाकर हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजटरी कंट्रोल में बजट बनाना एक पार्ट होती है, यानी बजटरी कंट्रोल में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से एक पार्ट क्या होता है, बजट को बनाना। ओके, बजटरी कंट्रोल इज द establishment of budgets, okay, and continuous comparison of the actual with the budgeted results. ठीक है, this comparison helps in identifying variances or deviations and promptly take appropriate remedial actions. ठीक है, यानी बजटरी कंट्रोल में सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे, दैट वुड बी ऑफ एक्चुअल एंड जो हमने बजट बनाया है उन दोनों का जो है कंपैरिजन करेंगे। देन उस पे जो भी आपके डिविएशंस या वेरिएशंस आ रहे हैं, ओके, या जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं एक्चुअल और बजटेड फिगर्स के बिहाफ पे, तो उसके बिहाफ पे जो है हम क्या करेंगे, हम जो है करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं या फिर उसको जो है रेमेडियल मेजर्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी करेक्टिव मेजर्स जो है हम ले सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फिक्स करना, फिर कंपेयर करना उसका एक्चुअल से, फिर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वेरिएंस आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे करेक्टिव एक्शन लेना। तो बजट का मतलब या स्टैंडर्ड फिक्स करने का मतलब तो वही होता है। तो बजटरी कंट्रोल में सबसे पहली स्टेप होती है बजट बनाना, देन कंपेयरिंग विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, और उन दोनों के कंपैरिजन पे जो भी डिफरेंस आता है, डिविएशन आता है, यदि बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे डिविएशन है, डिफरेंस है, तो उसके बिहाफ पे उसकी करेक्टिव एक्शंस लेना कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है आपका और क्रिएट अगर आता है तो आप जो है उसमें लिख सकते हैं बजटरी कंट्रोल क्या होता है, वो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछा है व्हाट इज द
व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, या बजट जो है कैसे बनाया जाता है, या फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बजट, तो उसमें जो है आप यही स्टेप्स जो हैं लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बजटरी कंट्रोल। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं। सो सबसे पहले यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्लानिंग, बजट में क्या होता है, प्लानिंग आउट द, जो भी आपकी एक्शंस होंगी फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप क्या करोगे, प्लान आउट करोगे। दैट मीन्स कि आप एक एस्टिमेट लोगे कि टोटल जो है आपका कितना कॉस्ट जो है इस पर्टिकुलर ईयर में जो है खर्चा हो सकता है। फिर उसको जो है आप क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा इतना हो सकता है, इसका इतना हो सकता है, डिपार्टमेंट 3 का जो है इतना हो सकता है, ठीक है। सो बजट जो है हमें हेल्प करता है इन द प्लानिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ये जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं फर्म की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। अब इसको यदि हम एग्जाम्पल से समझें तो सपोज फर्म ने जो है ये एस्टिमेट किया है कि उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो है, यानी टोटल कॉस्ट जो है लगभग हम एस्टिमेट करते हैं 50,000 जो है उनका खर्चा आने वाला है। और उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि ये 50,000 में से मटेरियल जो है हमारा 30,000 का आ जाएगा, और लेबर को जो है हम लगभग 20,000 रुपीज दे देंगे, मतलब इतना जो है लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी। और थर्ड जो है एक्सपेंसेस पे उन्होंने एज्यूम किया है कि 10,000 का बाकी का कुछ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इस तरीके से एस्टिमेशन हुआ है। अब क्या होता है, जब एक्चुअल में आप मटेरियल खरीद कर लाते हैं तो वो एक्सपेंडिचर जो है लगभग चला जाता है 35,000 पे। यानी आपने बजट रखा था उसके लिए 30,000, लेकिन अब आ गया है 35,000। तो अब आप क्या करोगे, जो दूसरी एक्टिविटीज हैं लेबर और एक्सपेंसेस, इन दोनों को आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि बाकी का एक्सपेंडिचर जो है, कॉस्ट जो है, उसको यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि ये 5,000 जो है कहीं ना कहीं आप उसको एडजस्ट कर पाए। सो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज। कहीं पे ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर हो जाता है तो बाकी एक्टिविटीज से उसको जो है एक तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से बजट हमें मदद करता है इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। एक ये तरीका होगा। दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट जो है सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगा, जो है कोऑर्डिनेट रहेगा, और वैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट जो है एडवर्टाइज डिपार्टमेंट से। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इन दोनों इन सबकी एक्टिविटीज जो है आपस में डिस्कशन होना, तो इससे जो है एक तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है इन द फॉर्म, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, बजट हमें हेल्प करता है कि हम सक्सेस को जो है मेजर कर पाए, यानी हमने अपनी बजटेड एक्टिविटीज क्या थी हमारी और एक्चुअल एक्टिविटीज क्या है। यदि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम जा रही हैं तो वहां पे हम अपने सक्सेस को मेजर कर सकते हैं कि हमने जो सोचा था, जिस तरीके से हमने एक्सपेंडिचर रखा था या कॉस्टिंग रखी थी, वैसे ही हमने टारगेट्स भी अचीव किए हैं। तो इस तरीके से जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। मोटिवेशन, बजट जो है हमें एक तरीके का इंस्पिरेशन देता है कि ये काम जो है हमें इस तरीके से करना है और उसका एक्सपेंडिचर जो है इतना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बजट ये वाला ही फिक्स किया है 50,000, और आपने 30,000 जो है मटेरियल के लिए रखे हैं, तो वहां पे आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उसको बार्गेन करेंगे, है ना, उसके लिए बहुत सारी प्रयास करेंगे ताकि जो है आपका मटेरियल जो है आपको आपके बजटेड प्राइस पर ही मिले। यानी ये बजट बनाने से एक ये चीज हो जाती है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि जो हमने सोचा है उसी रेट पर जो है हम अपनी चीजें जो है कर पाए। सो इट ब्रिंग्स मोटिवेशन। देन कम्युनिकेशन, बजट एक तरीके का प्रोसेस है टू कम्युनिकेट टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द बजटेड फिगर्स, मतलब जिन्हें रिक्वायरमेंट है इन डिटेल्स की इस परफॉर्मा की जो बजट बनाते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स ऑफ द दैट फील्ड, ठीक है। देन कंट्रोल, बजट का काम ही होता है एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना, कॉस्ट पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इसलिए जो है हम उसे बजटरी कंट्रोल कहते हैं। तो ये हमें मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। ओके। देन इकोनॉमिक यूज ऑफ कैपिटल, बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए
ओके। और हमारा जो कैपिटल है उसको जो है हम अच्छे तरीके से, एक तरीके से हम बोले ऑप्टिमम वे में जो है यूज कर पाए। ना बहुत ज्यादा कैपिटल का खर्चा होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं होना चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं तो हम एक प्लान्ड वे में बजट बनाते हैं। जैसे जब हम फैमिली का बजट बनाते हैं, आपको सपोज आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आपको ग्रोसरी आइटम्स लेके आने हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपकी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या लेकर आना है ना। गेहूं लेकर आना है, राइस लेकर आना है, ऑयल लेकर आना है, इस तरीके से। और आप एक बजटेड एस्टिमेट लगा लेते हैं कि लगभग जो है हमारा 20,000 का खर्चा आ जाएगा या 10,000 का खर्चा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एस्टिमेट रहता है, तो हम जो है अनुमानित वे में जब रहते हैं तो हम एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जब आप ग्रोसरी खरीदने जाएंगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन कर पाएंगे कि यार कहीं हमारा कॉस्टिंग ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक यूज ऑफ कैपिटल, यानी एक सिस्टमेटिक मैनर में आप पैसों को खर्च कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट। तो ये यूजली जो है हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बजट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको कुछ करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए पहले से ही आप कुछ एस्टिमेट, यानी आपकी एक तरीके से टू डू लिस्ट जो है आप बनाइए। चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, चाहे आपके कैरियर ओरिएंटेड चीजें हो कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, तो आप उसके लिए टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे एडवेंचर पे जाना है कि मुझे कैरियर में कोई नई हाइट्स पे अचीव करना है, जो भी चीजें हैं। तो यदि हम उसको लिखते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, और हम उसके लिए जब प्रयास करते हैं तो हम उसको अचीव भी करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज आपको बजट में भी मिलेंगी। ठीक है। वहां पे हम अपन हमारी जो एक्टिविटीज रहती हैं ज्यादा एंटरटेनमेंट की, उसको हम कंट्रोल भी करते हैं, है ना। सो दिस आर द थिंग्स। अब जो है बजटरी कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसे हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ बजट बेस्ड ऑन एस्टिमेट। बजट की एक लिमिटेशंस हैं कि ये आपको कोई करंट फिगर्स का नॉलेज नहीं देता है। ये जो है पूरा का पूरा एस्टिमेट पे डिपेंड होता है। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट की आज की प्राइस जो है क्या है, और फ्यूचर में आपने तो डिसाइड कर लिया आज के बेसिस पे, पर फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी अनसर्टन है। तो इसके कारण जो है बहुत ज्यादा अब के समय में हम एस्टिमेट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है। देन इट इज नॉट सूटेबल, सॉरी, इट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बजट ऐसा तो है नहीं कि बजट बना लिया तो मैनेजमेंट जो है, हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम मैनेजमेंट को रखते हैं क्या करने के लिए, कि आप प्लान आउट करें और प्लानिंग करें हर चीज की, उसको ऑर्गेनाइज करें सिस्टमेटिक मैनर में और उसके अकॉर्डिंगली काम करें टू अचीव द टारगेट्स। और इसके अलावा जो है हम बजट भी बनाते हैं, यानी उसमें भी हम क्या करते हैं, एक तरीके की प्लान आउट एक्शंस लिखते हैं। जो हम प्लानिंग करते हैं एक्शंस को अचीव करने के लिए, वो हम लिखते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट का एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है कि बजट बना लिया तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल हमें मैनेजमेंट की जरूरत रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। सो दिस इज वन अनदर लिमिटेशंस। देन टाइम इफेक्ट। बजट पे जो है टाइम इफेक्ट आता है। हम जो एस्टिमेट्स जो हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, हमने जो एस्टिमेट्स डिस्कस किए हैं वो करंट की सिचुएशन को देख के किए हैं, और फ्यूचर में जब हम उसको एक्शन वे में अप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें वो टाइम इफेक्ट का जो है कारण बता सकती है। जैसे कि हमने मटेरियल जो भी डिसाइड किया है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ने 30,000 रुपीज हमने मटेरियल डिसाइड किया है करंट मार्केट कंडीशन, करंट मटेरियल का रेट को देख के। लेकिन फ्यूचर हो सकता है कुछ इमरजेंसी की कंडीशन आ गई या मार्केट में सडन फ्लक्चुएशन आ गया और सडन इसका रेट जो है 50,000 रुपीज तक चला गया। तो ये जो है एक बड़ा टाइम इफेक्ट के कारण जो है इसमें अंतर आ सकता है। रिजिडिटी इन कंट्रोल। बजट को कंट्रोल करने में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। मतलब बजट आपने एक बार बना लिया तो उसको फॉलो करना, आप उसको सेम को फॉलो करोगे, कहीं चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो दिक्कत है ना, बहुत रिजिडिटी होती है। इसको हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल वे में नहीं कर सकते हैं। एक टाइप है फ्लेक्सिबल बजट का, बट जस्ट हमें बुराई करनी है, इसकी लिमिटेशंस देखनी है, तो वो जो है ये एक इसका लिमिटेशन है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। आपने जो एस्टिमेट डिसाइड कर लिया है उसी के बेसिस पे जो है आपको फ्यूचर एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है। देन इट इज नॉट ऑटोमिक प्रोसेस। ये कोई ऑटोमिक प्रोसेस नहीं है, आपको मैन्युअली जो है इन द रिटन फॉर्म में जो है इसको करना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीजें डिसाइड कर ली तो आपका कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगा और सब चीजें हो जाएंगी। आपको स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे काम करना पड़ेगा। दिस आर जस्ट, बजट क्या है, एक तरीके से रिटर्न में लिखा हुआ प्रोफार्मा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब लिखने में तो हम बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, देयर कम्स अ प्रॉब्लम। सो ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि हमने लिख दिया और हमारा काम हो जाएगा। इट इज जस्ट द रिटन स्टेटमेंट, जिसको जो है हमें एक्शंस में कन्वर्ट करना है ना। इसलिए ही टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमने रिटर्न में लिखा है तो अब उसके लिए हम कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बजट। जहां पे हमने देखा बजट का मतलब क्या होता है, प्लान आउट करना रिटर्न फॉर्म में, स्टेटमेंट बनाना कि हमारा कितना कॉस्ट हो सकता है ताकि हम फ्यूचर में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। फिर हमने देखा बजटरी कंट्रोल, तो बजटरी कंट्रोल जो है हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, और जो कॉस्ट को कंट्रोल करना है वो उसका हो गया एक पार्ट। फिर दूसरी चीजें क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा बजट बनाएंगे, फिर जो है हम उसको कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल फिगर्स, जो हमारे एक्चुअल डाटा हैं। अब एक्चुअल डाटा जो आए हैं उसको कंपैरिजन कर लिया जब हमने, तो उसमें जो डिफरेंसेस निकलेंगे, जो वेरिएशंस निकलेंगे, उसके बिहाफ पे जो है उसके करेक्टिव एक्शंस लेना, ये जो है बजटरी कंट्रोल की स्टेप्स भी हम कह सकते हैं या प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो अलग से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीजें मेंशन करनी है। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे टू सी द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट जो है क्लासिफाइड है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि कितने टाइप के बजट्स जो हैं बन सकते हैं किसी भी फर्म में, ठीक है। लेट अस सी द ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तीन बेसिस होते हैं। एक फंक्शन के बेसिस पे हम बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, और तीसरा जो है टाइम के बेसिस पे जो है हम बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब फंक्शन के बजट पे कौन कौन से बेसिस पे कौन कौन से बजट आ जाएंगे, दैट इज ऑपरेशनल बजट, ओके, देन कम्स फाइनेंशियल बजट, और फिर जो है आता है आपका मास्टर बजट। अब हम बात करें पहले ऑपरेशनल बजट की, तो ऑपरेशनल बजट जो है इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेल्स, परचेस, ओके, रॉ मटेरियल के ऊपर जो है आप जो है बजट बना सकते हो कि कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है कितना रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक तरीके से हम बोलें, या जितने भी ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, उससे रिलेटेड जो है आप बजट बनाते हैं, उसी को ही हम कहते हैं ऑपरेशनल बजट या ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन द बजट इज प्रिपेयर। अब सेल्स हो गया, परचेस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके ओवरहेड के बेसिस पे जो है बन सकता है। अब ओवरहेड में भी हमने अलग अलग ओवरहेड पढ़े थे, याद है कि नहीं आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके बेसिस पे जो है बजट बन सकता है, ठीक है। और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है बजट बन सकता है कि हमें कितनी सैलरी जो है लोगों को एटलास देनी है, कितना रेंट देना है, मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा। इस तरीके से ऑफिस के पूरे एक्सपेंडिचर्स को हम पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेशन बजट। जैसे हम बात करें सेल्स बजट की, तो अब सेल्स बजट जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पिछले साल की सेल्स होगी कहीं ना कहीं उसको आप लिखेंगे, या आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो जो आपकी एक्चुअल सेल्स हुई है उसको आप लिख लेंगे। अब आपको एस्टिमेट हो सकता है कि इस साल यदि सेल्स 1000 है तो उस पे जो है 5% जो है अगले साल जो है इससे 5% ज्यादा सेल्स तो बनेगी। तो आप एक एस्टिमेट लगा के उसको जोड़ देते हैं जब बजट बनाते हैं कि एस्टिमेटेड सेल्स हमारी इतनी तो होगी। फिर उसमें यदि कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वगैरह होगा तो वो आप जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और पूरा जो है आप सेल्स बजट इस तरीके से कुछ तैयार कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करें हम फाइनेंशियल बजट की, जो है हमारा फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल बजट। तो फाइनेंशियल बजट जो है पूरा का पूरा आपका पैसों से रिलेटेड बजट होता है, जिसमें जो है हम कह सकते हैं आपका कैश बजट बनता है, ओके, कैपिटल बजट बनता है, कैपिटल में भी वर्किंग कैपिटल बजट बन जाता है, ठीक है, कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के नाम से भी उसको कहते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कैश बजट आ गया, हाँ, आपका इनकम स्टेटमेंट बजट आ जाता है, यानी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं
उसके बेसिस पे आप इनकम स्टेटमेंट बजट बनाते हैं, यानी इसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एक्सपेंडिचर्स नहीं लिखाते हैं, इसमें पूरी की इनकम के सोर्सेस क्या क्या रहेंगे उसके बेसिस पे आप बजट बनाते हो, दैट इज इनकम बजट। फिर आप एक बैलेंस शीट के बेसिस पे एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो हम लिख लेते हैं, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट भी बनाते हो आप, तो वो जो है आपके फाइनेंशियल बजट के अंडर आ जाती है। इसको जो है आपको ध्यान से क्लासिफिकेशन को समझना है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है आ गया यदि 9 नंबर में या 17 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग में, तो आपको जो है पूरा क्लासिफिकेशन जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको उसकी एक एक लाइन को डिस्क्राइब करके आना है। आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, तो आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल बजट में जो है कैश बजट, कैपिटल बजट, इनकम स्टेटमेंट बजट, बैलेंस शीट बजटेड जो है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे आती हैं। अब लास्ट आता है आपका मास्टर बजट। मास्टर बजट में क्या होता है, मास्टर बजट में जहां पे सभी बजट का कॉम्बिनेशन को जो है हम इसमें समरी बना के पुटअप कर देते हैं, दैट इज नोन एज मास्टर बजट। ठीक है, याद रखना, यदि आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ रहे हैं या कुछ 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे मास्टर बजट को शॉर्ट में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो मास्टर बजट क्या होता है, जहां पे सभी बजट्स को मर्ज करके उसकी समरी क्रिएट करके मास्टर बजट में पुटअप कर दी जाती है, दैट इज नोन एज मास्टर बजट। तो फंक्शनल बजट में जो है हमने कितने टाइप के बजट्स देखें, ऑपरेशनल बजट विच इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, फिर फाइनेंशियल जो कि आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड मास्टर बजट इज द कॉम्बिनेशन जहां पे हम सभी बजट्स को जो है एक्यूमुलेट कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसमें उसकी समरी क्रिएट करके पुटअप करते हैं, दैट इज नोन एज द मास्टर बजट। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे जो है बजट दो तरीकों से बन सकता है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। नाम से भी क्लियर है, फिक्स्ड बजट जो कि अपने नेचर में स्टेबल बजट रहता है, एक तरीके का आपने बजट बना दिया, उसमें जो है किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, न हम कह सकते हैं कि नॉट चेंज इन द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ है, यानी ये एक, यदि हमने एक स्थिर 5000 यूनिट्स के बेसिस पे यदि बजट बनाया है, तो उसी के बेसिस पे उस बजट को जज किया जाएगा, है ना, मतलब उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यदि उसी के ही विपरीत की हम बात करें, फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, इसमें हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यहाँ पे हम लेवल ऑफ एक्टिविटी को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड बजट जैसा है कि हमने 5000 यूनिट्स का जो है बजट बना लिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें प्लान एक्शंस जो हमने जो प्लान आउट किया उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्शंस को जो है फॉलो करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, सपोज हमने जो है 5000 यूनिट्स के हिसाब से जो है अपना बजट बनाया था, है ना, कि 5000 यूनिट्स पे जो है हमारी 50% कैपेसिटी रहेगी। अब यहाँ पे जो है आप ये निकाल सकते हो कि जब आपकी 100% कैपेसिटी होगी, यानी जब 10,000 यूनिट्स आप लगा रहे हैं तब कितना खर्चा आएगा, या जब आप 8,000 यूनिट्स लगा रहे हैं तब आपका कितना एक्सपेंडिचर आएगा, यानी ये फ्लेक्सिबल इनफ है। तो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट जो है आपका ये रियल स्टिक कंडीशन पे डिपेंड होता है, और आपका फिक्स्ड बजट जो है ये प्लान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं होता है, ये जस्ट अज्यूम्ड होता है, और ये जो है हमें एक्चुअल डाटा या फिगर नहीं देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब तीसरा आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे जो है लॉन्ग टर्म बजट बन सकता है, शॉर्ट टर्म एंड करेंट बजट। ये जो है टाइम के हिसाब से नाम से भी हमें क्लियर हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म जो है यूजली हम उसको मान सकते हैं, हर फर्म के हिसाब से उनका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो है डिफरेंट हो सकता है, बट यूजली इट इज अज्यूम दैट हम उसको 3 to 5 years कह सकते हैं, मोर देन 5 years का भी बजट जो है लॉन्ग टर्म बजट होता है। और यूजली लॉन्ग टर्म बजट जो है क्यों बनाया जाता है, ये सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियल वे में बनाया जाता है, ताकि जो है जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं फर्म के द्वारा, वो सभी को ना पता पड़े कि कंपनी ने कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, या कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। तो उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म बजट कि आने वाले 10 सालों में जो है क्या होगा,
अब आज ही जो हम 4G 5G का यूज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो क्या ये मुकेश अंबानी ने आज इस फैसिलिटी को हमें दिया है? इसके लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग करके रखी थी, जब उन्होंने स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही महंगे रेट पे उस समय खरीदा होगा और उस पे काम किया होगा 10 साल 15 साल, और उसके बाद जो है हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म बजट जो है इसीलिए ही बनाया जाता है, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। फिर बात करें हम शॉर्ट टर्म बजट की, तो जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म में बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए या 1 to 3 years तक का बजट भी बन सकता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म बजट, है ना। किसी फॉर्म के लिए शॉर्ट टर्म बजट जो है 1 साल तक का हो सकता है, किसी को लगता है कि नहीं हम 3 साल तक जो है देखेंगे, हमारे लिए 3 साल जो है छोटा समय है, तो जो है दैट इज शॉर्ट टर्म बजट। फिर जो है करंट बजट जो है बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली बनाया जाता है, बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स पे डिपेंड नहीं रहता है, ये एक्चुअल कंडीशन, यानी 1 मंथ का बजट बना लिया आपने, 2 मंथ्स का बजट बना लिया, 4 मंथ्स का बजट बना लिया, इस तरीके से जो है दैट इज नोन एज द करंट बजट, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्यूचर को नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली बजट प्लानिंग करते हैं, एक्शंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके भी पे काम होता है, दैट इज द करंट बजट, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट जो है हमने देखा, दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टर्म्स, फंक्शन के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे एंड टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वे में तो आप उसको डिटेल में इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो यूजली जो है कैश बजट जो है आपसे पूछा जा सकता है, और जो है फ्लेक्सिबल बजट जो है वो भी आ सकता है। तो हम इसी के बेसिस पे जो है एक एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से बजट बनाया भी जाता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ओके, सो लेट अस सी कि जो है हमारा कैश बजट क्या होता है। कैश बजट, तो कैश बजट जो है हमारा कैश आइटम्स से रिलेटेड होता है, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि कैश कहाँ से आ रहा है या कहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड रहता है, एस्टिमेटेड रहता है। तो कितना इनफ्लो आ सकता है कैश, कितना कहाँ कहाँ से, किन किन सोर्सेस से कैश आएगा, ओके, और कहाँ कहाँ कैश आउटफ्लो रहेगा, इसको जो है हम कैश बजट में पहले से ही बना लेते हैं, दैट इज नोन एज कैश बजट। यदि अलग से भी पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकली, तो हम इस तरीके से कुछ उसको लिख सकते हैं। Cash budget is an estimate of cash inflows and outflows over a specific period of time, ठीक है। हम पहले से ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कैश फॉर्म में अमाउंट मिल सकता है और कहाँ कहाँ हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। इट इज अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेस एंड कैश पेमेंट फॉर ऑल द पर्पसेस एंड द रिजल्टेंट कैश बैलेंस ड्यूरिंग द बजट। तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जो हम जहां जहां से पैसा मिल सकता है उसको लिखते हैं, जहां पे भी हम पेमेंट करेंगे उसको जो है हम लेस कर देंगे। ये एस्टिमेट रहता है, हमने एक्चुअल में किया नहीं है, हमें पता रहता है कि सेल्स लगभग इतनी हो सकती है ना, पेमेंट लगभग इतना करना है, इस तरीके से ये एस्टिमेटेड रहता है। अब रिसिप्ट, और हो सकता है पहले से आपके पास कुछ कैश रखा हो तो उसको आप मेंशन करोगे, यानी वो आपका एक तरीके से ओपनिंग कैश हो जाएगा, है ना। और बाद में इनका हिसाब किताब करोगे तो जो बैलेंस आपके पास बच रहा है दैट विल बी द क्लोजिंग कैश, ठीक है। It is a mechanism for controlling and coordinating the fiscal side of the business to ensure solvency and provide the basis for forecasting. आपको कैश बजट जो है एक तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज देता है बिजनेस के बारे में कि आप कितने सॉल्वेंट हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं है एक्सपेंडिचर करने के लिए, और दूसरा आपके पास सफिशिएंट सेल्स हो रही है कि नहीं, यानी बिजनेस चल रहा है कि नहीं, ये आपको कैश बजट से एस्टिमेट हो जाता है ना। और ये आप फोरकास्टिंग और आपको एंड फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड टू कवर अप एनी डिफिशिएंसी इन कैश, और आपको बजटेड में ये चीज भी पता पड़ जाती है, यदि आपका यहाँ पे बैलेंस जो है नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको कैश की कमी हो रही है बिजनेस में, तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, यानी लोन लेंगे उस डिफिशियंसी को कवर करने के लिए। तो इसलिए जो है कैश बजट बनाया जाता है, ये हमें मदद करता है फ्यूचर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को जानने में कि फ्यूचर में हमें कितना कैश रिक्वायर्ड रहेगा जल्दी जल्दी में, है ना। ऑपरेशनल बजट है, यानी फ्रिक्वेंटली सेल्स जो है रेगुलर लेवल पे होती है, परचेज रेगुलर लेवल पे होती है, तो ये हमें लिक्विडिटी कितनी हमें रिक्वायर्ड रहेगी, कैश कितना रिक्वायर्ड रहेगा, उसमें हमें मदद करता है। देन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर कैश, और ये हमें हेल्प करता है
कि हम कैश को जो है कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास पर्याप्त कैश है तो इसको हम कहीं पे भी खर्चा कर दें। यदि हमारे पास ज्यादा है, एक्सेस है, तो हम उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि डिफिशियंसी है तो पहले तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग लोन, और धीरे धीरे उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। देन अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस का अरेंजमेंट जो है ये करने में आपको मदद भी करता है कैश बजट। जैसे कि नेगेटिव बैलेंस आपको पहले ही, यदि बजट में ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है, तो आप उसका अरेंजमेंट पहले से ही करके रखते हैं, ताकि जब एक्चुअल एक्शंस हो तब आपको दिक्कत ना आए। तो ये हो गया थ्योरेटिकली, कैश बजट को हमने डिटेल में देखा। अब जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए हमें कैश बजट बनाना है। जून टू अगस्त 2023 के लिए हमें बजट प्रिपेयर करना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम देखते हैं। मंथ्स दिए हुए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और हमें 3 मंथ्स के लिए बोला है। जून, जुलाई और अगस्त के लिए हमें बजट बनाना है, ठीक है। आपको सेल्स दी हुई है, परचेज दी हुई है इन मंथ्स के लिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं वो दिया हुआ है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लेट अस सी। बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 1 जून 2023, दैट इज 15,000। आपको कैश बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस जून के मंथ का जो है 15,000 दिया गया है, ठीक है। फिर सप्लायर्स अलाउड क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, यानी जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे होंगे वही आपके सप्लायर्स हैं। वो जो है आपको उधार दे रहे हैं 2 मंथ के लिए, यानी हर 2 मंथ में जो है आपने जो परचेज की है वो क्रेडिट परचेज हम एज्यूम करेंगे, और 2 मंथ्स में उसका पेमेंट होना है। फिर आगे क्या दिया है, कैश सेल्स इज 25%। जो सेल्स है उसमें से 25% कैश है, एंड द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। इनको जो है हम सॉल्व करते करते जो है रीड करते हैं, इट वुड बी बेटर, है ना, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बजट बनाना है ऑफ द 3 मंथ्स। तो फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट इस तरीके से जो है उसका कुछ बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले ऊपर जो है हम मेंशन कर लेते हैं हमारा कैश बजट, ठीक है। और हम कैश बजट को जो है कितने मंथ्स के लिए बना रहे हैं, फ्रॉम जून टू अगस्त, ठीक है, 2023 का। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, और फिर जो है आपके मंथ्स के नाम, जिस मंथ के लिए हमें बनाना है, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। ये इस तरीके से हमने फॉर्मेट बना लिया, आप भी बना लीजिए, साथ में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट अस सी। सबसे पहले जब हम कैश बजट बनाते हैं, यदि हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो है दिया हुआ है, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने देखा 15,000 रुपीज, और वो भी जून का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने 15,000 रुपीज लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होंगी, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आपको आ सकता है, वो आप मेंशन करेंगे। रिसिप्ट खत्म होने के बाद आप पेमेंट्स को लिखेंगे, और फिर जो है टोटल कॉस्ट जो है आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब रिसिप्ट्स की बात करें तो आपको सेल्स से क्या होता है, ये हमारे लिए रिसिप्ट है। हमको यहाँ से जो है कैश इनफ्लो होता है, तो सेल्स को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स से रिलेटेड जो पॉइंट दिया हुआ है, हमें पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, कैश सेल्स। क्या बोल रहे हैं, कैश सेल्स है 25%, एंड द टाइम फॉर क्रेडिट सेल्स अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। यानी यहाँ पे क्या समझने को हमें मिल रहा है कि कैश सेल्स तो हो गई आपकी 25%, यानी क्रेडिट सेल्स कितनी होती होगी, यानी बाकी की बची हुई क्रेडिट सेल, यानी 75% आपकी क्रेडिट सेल्स होगी। और इसका पेमेंट जो है जब सेल्स हो रही है उसके नेक्स्ट मंथ में जो है आपको इसका पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। यदि इसको हम समझें तो अप्रैल में 25% सेल्स तो अप्रैल में मिल गई होगी, लेकिन अप्रैल की 75% सेल्स जो है आपको कब मिलेगी, मई में। मई की 75% सेल्स जो है कब मिलेगी, जून में मिलेगी, और हम जून का डाटा लिख रहे हैं, यानी हमें वो सेल्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और जून की सेल्स
का 75% जुलाई में, और जुलाई की 75% ऑफ द सेल्स जो है अगस्त में मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन जो है हम कहाँ करते हैं, यहीं कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यदि हम लिखें मई की जो सेल्स है वो कितनी है, 40,000। ठीक है, तो 40,000 का 25% तो मई में ही मिल गई होगी, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैश सेल्स कितनी है, 25%, तो कैश सेल्स तो उसी समय मिल जाती है। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या बोला है क्रेडिट सेल्स के लिए, कि वो कस्टमर को अलाउड है कि आप 1 महीने का समय देते हैं उनको पेमेंट के लिए। ठीक है, तो 1 महीने का जब आप समय दे रहे हैं उनको, तो मई की जो है सेल्स का 75% यदि हम देखें, तो वो जो है जून में इसका पेमेंट आपको करेंगे। तो इसका 75% हम निकालते हैं 3/4, तो दैट इज 30,000। ठीक है, और यदि हम इसके या तो दो पैरामीटर बना लें सेल्स के, या फिर हम एक साथ ही पूरी सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जून में जो है ये आपको मिल गई मई की सेल्स, ये आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, हम समझ रहे हैं इसलिए हमने इस तरीके से उसको मेंशन। अब जून में यदि हम आ जाएं, तो जून के समय मंथ में जो है आपको 25% ऑफ द सेल्स रिसीव हो जाएगा। तो जून का 25% हम निकाल लेते हैं, तो जून में सेल्स कितनी हुई थी हमें, दैट इज 48,000 जो है सेल्स हुई है, तो इसका 25% तो हमें जून में ही मिल जाएगा, और बाकी का इसका 75%, 48,000 का 75% जो है वो कब मिलेगा हमें, दैट इज इन जुलाई। ठीक है, समझ में आया कि जिस पर्टिकुलर मंथ में सेल्स हो रही है तो 25% तो उसी समय हमें मिल रही है एज अ कैश फॉर्म में, और उसके नेक्स्ट मंथ में जो है हमें बाकी की सेल्स का अमाउंट मिल रहा है। तो अब जून में 25% सेल्स मिलेगी, तो 25% इसका निकाल दीजिए 48,000 का। यदि हम 25% निकालें यानी 1/4 निकालें, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। यानी कुल मिला के आपको जून में कितनी सेल्स आई है, सेल्स से अमाउंट आया है दैट इज 30,000 एंड 12,000। ठीक है, ये हो गई आपकी जून की सेल्स। ठीक है, अब ये जून की सेल्स टोटल कितनी थी, 48,000 है, इसमें से 12,000 आपको जून में मिल गई, और नेक्स्ट बाकी की बची हुई सेल्स जो है आपको जुलाई में मिलेगी, तो उसको हम लिख देते हैं। तो 48,000 माइनस 12,000, तो 48,000 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 जो है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये आपकी जून की सेल है। ठीक है, आपको अलग से मंथ्स नहीं लिखने हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो वे में लिख दें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों रफली कर लें और इन दोनों का टोटल जो है यहाँ पे मेंशन कर लें। ठीक है, अब जुलाई का भी वैसा ही करेंगे हम। अब जुलाई की सेल्स कितनी है, जुलाई की सेल्स है आपकी दैट इज 50,000। अब 50,000 का जो है 1/4 जो है आपको उसी समय मिल जाएगा, तो 1/4 यानी 25%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 1 4 2 12,500 तो आपको अभी मिल जाएगा जुलाई में। तो ये जुलाई की सेल्स का 25% जुलाई में ही आपको मिल रहा है, और बाकी का जो है आपको जुलाई की सेल्स का 75% जो है कहाँ मिलेगा, अगस्त में मिलेगा। तो 50,000 में से 12,500 यदि हम लेस कर लें, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 12,500, तो ये आ जाएगा आपका 37,500। तो 37,500 जो है आपको 75% ऑफ द सेल्स जो है जुलाई में मिलेगी। अब जुलाई सॉरी अगस्त में मिलेगी। अब अगस्त की 60,000 की सेल है, तो इसका 25% जो है आपको अगस्त में ही मिलेगा। तो 60,000 का 25% यदि 1/4 निकालें, तो 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 जो है आपकी अगस्त की सेल का, सॉरी अगस्त में आपको 25% दैट इज 15,000 रुपीज मिल जाएंगे, और बाकी का जो है नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, जिसे अभी हम नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारी टोटल जो है सेल्स आ गई। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों को यदि आप साथ में लिखेंगे 30,000 प्लस 12,000 रफली निकाल के 42,000, तो इट विल बी बेटर। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम जो है लिख लेते हैं उसको अलग। 36 ये टोटल आपको सेल्स से जो है ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। इसके अलावा देखिए और कहाँ से जो है आपको पैसा आ रहा है, यानी सोर्सेस ऑफ रिसिट और कहाँ से आपको जो है मिल रही है।
यानी और कहीं से पैसा आ रहा है क्या, इसके अलावा परचेज दिया है तो वहां से पेमेंट होगा, परचेज के लिए हमें देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस में भी हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका टोटल जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं ना, 42,000, और ये हो जाएगा आपका 48,500, और ये हो जाएगा आपका कितना, 52,500। ठीक है, ये सेल्स का हमने टोटल लिखा है यहाँ पे। अब जो है आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, टोटल रिसिट्स कितनी हो रही हैं आपकी, यानी टोटल पैसा कहाँ कितना आया है। तो दिस इज, इसको क्लोज कर देते हैं, सिर्फ एक ही मंथ का टोटल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 15,000, उसमें ऐड कर दीजिए 42,000, तो 15,000 प्लस 42,000, तो ये सिंपल सा है, आपका पास आ रहा है 57,000, आपके पास टोटल अमाउंट है अभी प्रोजेक्टेड। फिर जो है हम पेमेंट्स को लिखेंगे, तो पेमेंट्स में जो है आपकी क्या आ रही हैं, सबसे पहले आ जाएगा आपका परचेज। अब परचेज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लेट अस सी। सप्लायर्स अलाउड क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, सप्लायर्स जिनसे आपने खरीदा है गुड्स उनको ही हम सप्लायर्स कहते हैं, और इन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि आप जब भी गुड्स खरीद रहे हैं उसके 2 महीने के बाद जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देखें हमारी इंफॉर्मेशन, अप्रैल में यदि हमने परचेज की है तो उसका पेमेंट जो है हम कब देंगे, जून में देंगे। फिर मई में जो हमने परचेज किया है उसका पेमेंट जो है हम कब देंगे, जुलाई में देंगे। तो इसको लिख लें, जो हमने अप्रैल में खरीदा है तो उसको हम पेमेंट कब करेंगे, 22,000 जून में करेंगे, क्योंकि हमें कहा है कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है। फिर जो है 28,000 का पेमेंट जो है आपका कब हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। अब यदि हम बात करें जून में यदि कुछ परचेस हुआ है तो उसका पेमेंट जो है कब होगा, जुलाई, एंड सेकेंड मंथ अगस्त में। तो जुलाई का, सॉरी, जून का पेमेंट दैट इज 30,000 जो है वो आप कब देंगे, दैट इज इन अगस्त। ठीक है, फिर परचेज के बाद हमें दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम मेंशन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड कुछ दिया गया है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिलेड बाय 1 मंथ। आपने देखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है आप 1 मंथ से देरी में करते हैं, यानी यदि अप्रैल में पेमेंट हुआ है, सॉरी अप्रैल का खर्चा है तो वो आप मई में देते हैं, मई का खर्चा जून में देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, हम तो जून से बना रहे हैं, तो मई का जो एक्सपेंडिचर होगा हम कब पे करेंगे उसको, जून में। तो ये मई का पेमेंट जो है हमने जून में लिख दिया। फिर जून का पेमेंट जो है वो हम कब करेंगे, इन द पीरियड ऑफ जुलाई, तो उसको 8,000 को यहाँ पे लिख दिया। और जुलाई का पेमेंट जो है हम कब करेंगे, दैट इज इन अगस्त। तो जुलाई का पेमेंट जो है कितना है, दैट इज 10,000। ठीक है, इसको टोटल रिसिट को हम बंद कर देते हैं। परचेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। फिर दिया है इनकम टैक्स जो है आपको पे करना है, टू बी पेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में जो है आप क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसको लिख लेते हैं, इनकम टैक्स क्या है, एक्सपेंडिचर है आपका, और कब देना है आपको, दैट इज 10,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने मेंशन कर लिया। अब टोटल पेमेंट जितनी है उनको हम टोटल लगा लेंगे। ठीक है, तो टोटल पेमेंट्स कितनी है आपकी, 22,000 प्लस 7,500, यदि इसको हम लिखें तो ये 29,500 जो है आपकी पेमेंट्स हैं टोटल। और यदि अब हम टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट्स को लेस कर दें, यानी हम इसको दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं हम बी, तो आपके पास सी का डिजिट आ जाएगा, वो क्या आएगा आपके पास, क्लोजिंग कैश आ जाएगी, यानी मंथ के एंड में इतना पैसा आपके पास बचा है। नेगेटिव आएगा तो यानी कैश की कमी हो रही है, और पॉजिटिव है तो आपके पास उतना पर्याप्त पैसा है। तो 57,000 रुपीज जो है आपके पास जून में है, उसमें से आप 29,500 का पेमेंट कर देंगे। दिस इज अ जस्ट एस्टिमेट, है ना। तो जो है आपके पास कितना पैसा बचेगा, तो माइनस करिए 57,000 माइनस 29,500, तो ये आ रहा है आपका 27,500। ठीक है, 10, 16 और 17। ठीक है, अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो है आपको जून में जो मिला है ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 27,500 को जो है हम ऊपर लिख देते हैं, ये जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, टोटल सेल्स जो है अमाउंट आपका 48,500 है, तो टोटल रिसिप्ट आ जाएंगी इससे
तो 27,500 प्लस 48,500, तो इसको यदि हम टोटल कर दें तो ये कितना आ रहा है आपका 76,000 जो है आपकी टोटल रिसिप्ट आ रही हैं। ठीक है, अब 76,000 रिसिप्ट आ रही है और इसके पेमेंट्स का टोटल यदि हम करें तो कितना हो रहा है पेमेंट्स का टोटल, दैट इज 28,000 प्लस 836 और 46,000 का जो है आपका पेमेंट हो रहा है। तो 76 में से 46,000 यदि हम लेस कर दें तो कितना बच रहा है आपके पास, दैट इज 30,000। आप चाहो तो इसको माइनस में भी ब्रैकेट से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि रिसिप्ट में से हमने पेमेंट लेस किया। अब 30,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जुलाई है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा आपके अगस्त का। ठीक है, 30,000 हमारे ओपनिंग बैलेंस है अगस्त में, इतना कैश अवेलेबल रहेगा, इतनी सेल्स से अमाउंट आएगी, तो 30,000 प्लस 52,500, तो ये तो आ गया आपका 82,500। अब 82,500 में से आपकी टोटल पेमेंट्स यहाँ पे शो हो रही हैं 40,000, तो टोटल पेमेंट्स को लेस कर दीजिए 82,500 में से, तो ये आ जाएगा आपका 42,500 जो है आपके पास, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं है, 42,500 जो है आपके पास एज अ क्लोजिंग बैलेंस जो है बचा है ऑफ द अगस्त। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कैश बजट बनता है, जिसको यदि हम समराइज करें शॉर्ट में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे जो भी आपके मंथ का दिया हो, फिर जो आपके पास रिसिप्ट में वे में जो भी अमाउंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे सेल्स दी हुई थी, सेल्स से हमारे पास पैसा आएगा, जहां जहां से आएगा हम पहले उसको लिखेंगे, पेमेंट्स को बाद में लिखेंगे और रिसिप्ट और पेमेंट्स को लेस कर देंगे, तो जो है हमारा क्या बचेगा, दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट था एक सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कैश सेल से रिलेटेड। उन्होंने क्या समझाया है कैश सेल से रिलेटेड, कि जिस मंथ की सेल्स है 25% तो उसी मंथ में मिल जाएगा, और बाकी का बचा हुआ जो है आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद जो है, सॉरी 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ के बाद जो है आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपकी जो अप्रैल की सेल्स होगी उसमें 25% तो आपको अप्रैल में मिल जाएगा, बाकी का 75% मई में मिलेगा। अब मई का 25% तो मई में ही मिल जाएगा, लेकिन मई का 75% जून में मिलेगा, जून का 75% जुलाई में, और जुलाई का 75% अगस्त में, और अगस्त का 75% जाता सितंबर में, पर उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बोली गई है तो इसलिए हमने उसको क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो यही चीज जो है हमने यहाँ पे निकाली है, प्लेस का इशू था इसलिए हमने यहाँ पे ही समझने के लिए किया है। आप इसको जो है आपके रफ वर्क में करके और मेन अमाउंट 42,000, 48,500 और 52,500 ही आप मेंशन कर लेना। ठीक है, फिर टोटल रिसिप्ट में से पेमेंट को लेस करेंगे तो इस तरीके से जो है आपका कैश बजट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश बजट। अब एक बार जो है हम फ्लेक्सिबल बजट भी देख लेते हैं। यस, अब बात करें हम फ्लेक्सिबल बजट की, तो फ्लेक्सिबल बजट जैसे कि उसके नाम से ही क्लियर है कि वो अपने नेचर में जो है फ्लेक्सिबल रहता है, यानी जब बिजनेस में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी यानी डिफरेंट प्रोडक्शन होगा, तो उसके हिसाब से जो है हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी को ही हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बजट। अब इसको जो है हम एक एग्जांपल वे में समझ लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके कि फ्लेक्सिबल बजट जो है कैसे बनाया जाता है। लेट अस सपोज कोई फर्म है जो कि अपनी 50% कैपेसिटी का जो है यूज करती है और 5,000 यूनिट्स जो हैं प्रोडक्शन के बनते हैं। ठीक है, हम जस्ट इमेजिनेशन फिगर ले रहे हैं, तो 50% कैपेसिटी पे जो है 5,000 यूनिट्स बन रहे हैं। अब ये 5,000 यूनिट्स बनने के लिए जो है फर्म को कहीं ना कहीं जो एक्सपेंसेस लगे हैं उसमें जो है डायरेक्ट मटेरियल जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा होगा, लेट अस 60 रुपीज लिख लेते हैं, ₹60 पर यूनिट, यानी पर यूनिट को बनाने में जो है 60 रुपीज डायरेक्ट मटेरियल का लगा है। फिर ऐसे ही जो है डायरेक्ट लेबर लगा होगा कुछ ना कुछ, तो डायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट लेबर जो है हम अज्यूम कर लेते हैं दैट वुड बी 50 रुपीज, ओके, पर यूनिट। फिर इसके अलावा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं फर्म के लगे होंगे इस प्रोडक्शन पर्पस में, प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसको भी हम पर यूनिट के हिसाब से ही चार्ज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम 30 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है,
देन कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं हम, 50,000 कैपेसिटी पे 5,000 यूनिट्स हैं, तो हम 60,000 जो है फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं। और इसमें जो है हम लिखते हैं 60% जो है वेरिएबल है। ओके। फिर जो है ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम 50,000 रुपीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आए हैं, और ये जो है 50% जो है फिक्स्ड नेचर के हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है हम छोटा सा एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम ये समझ पाए कि फ्लेक्सिबल बजट जो है कैसे बनता है। और हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 80% एंड कर लेते हैं हम 100% कैपेसिटी। ठीक है। यानी हमें बजट बनाना है, और किस कैपेसिटी पे बनाना है, जब 80% कैपेसिटी पे फर्म काम करेगी तो कितना खर्चा आ जाएगा, और जब फर्म 100% कैपेसिटी पे काम करेगी तब कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है दी रहेगी, जिसके बेसिस पे जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब जो है हम फॉर्मेट जो है एक बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस साइड बना लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है। ओके। तो ये इस तरीके से जो है अब हम बना लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट। अब सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स के आइटम्स, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जिस लेवल ऑफ कैपेसिटी का हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम उस कैपेसिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं कि 50% पे जो है फर्म ने काम किया है, और 5,000 यूनिट्स जो हैं बनाए हैं। और हमें बनाना कितने यूनिट्स पे है, 80% कैपेसिटी पे जो है हमें बजट फ्रेम करना है, और जो है 100% कैपेसिटी पे। अब फ्लेक्सिबल बजट बनता कैसे है, ये जो है जैसे हमने कॉस्ट शीट बनाई थी, उसका फॉर्मेट आपको याद होगा, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट इन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे ही कि जब हम सभी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर देते हैं सभी को, तो प्राइम कॉस्ट आता है, तो उसी फॉर्मेट में जो है हम फ्लेक्सिबल बजट भी बनाएंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है हम लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, दैट इज 60 रुपीज पर यूनिट। ओके। उससे पहले हम ये देखें 50% पे 5,000 यूनिट्स हैं, तो जब फर्म जो है 100% पे काम करेगी, यानी 50 का डबल हो गया, 100% पे काम करेगी, तो कितने यूनिट्स बनेंगे, 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा वे क्या हो जाएगा, यदि हम इसको निकालें, तो यदि कोई फर्म जो है 50% कैपेसिटी पे 5,000 यूनिट्स बना रही है, तो 100% कैपेसिटी पे कितना बनाएगी, तो इसको जो है 5,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। ठीक है, बहुत आसान है। वैसे ही 80% के निकाल ले, कि कोई फर्म जो है 50% पे 5,000 यूनिट्स बना रही है, यानी 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए उन्हें 50% कैपेसिटी यूज कर रही है, तो 80% कैपेसिटी के लिए कितने यूनिट्स बनेंगे, तो इसको सॉल्व करें यदि हम, तो अगेन 5 to 5 कैंसिल, देन ये आ जाएगा आपका 8,000 यूनिट्स जो है फर्म के द्वारा बनेंगे। ठीक है। अब आपको डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज, तो 60 रुपीज पर यूनिट का दिया हुआ है, तो यदि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम इसको फिल करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है कितना आ जाएगा, 5 6 30, ये आ गया आपका 30, और जो है आपके आ जाएंगे 3 लाख रुपीज। ठीक है। ये हो गया 50% पे। अब वहीं ये 60 रुपीज जो है पर यूनिट के चार्जेस हैं, तो 8,000 यूनिट्स के निकाल सकते हैं क्या, 60 इंटू 8,000, तो कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है। फिर जो है 100% कैपेसिटी की बात करें, तो 10,000 यूनिट्स जो हैं आए हैं, और जो है फर्म जो है 60 रुपीज जो है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 10,000, तो ये जो है आपका आ जाएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। अब जो है
हम डायरेक्ट लेबर को लिखें, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है कितना, दैट इज 50 रुपीज पर यूनिट के चार्जेस दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से जो है 50 रुपीज के हिसाब से 5000 यूनिट्स का कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो 50 इंटू 5000 दैट विल बी 2,50,000। ठीक है, वहीं 50 इंटू 8000 यूनिट्स यदि हम करें तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। और वहीं 10,000 यूनिट्स के लिए यदि हम करें तो 50 इंटू 10,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड कर देते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज 30 रुपीज पर यूनिट। तो 30 रुपीज पर यूनिट, तो 30 इंटू 5000 यूनिट से यदि इंटू कर दें दैट विल बी 1,50,000। सही है, ओके। देन 30 इंटू 8000 करें 80% कैपेसिटी पे, तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000। और फिर जो है 30 इंटू 10,000 यूनिट्स के लिए यदि हम करें तो ये अगेन जो है 3 लाख रुपीज जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा वो टोटल कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट 3 लाख, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 7 लाख। ठीक है, देन 8,000 यूनिट्स वाले को करें 4,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,40,000, तो जो है ये आ रहा है आपका 11,20,000। ठीक है, अब जो है हम 100% कैपेसिटी पे जो है देख लेते हैं। थर्ड कॉलम 10,000 यूनिट्स को टोटल कर लें तो 6 लाख प्लस 5 11 हो जाएंगे, 11 प्लस 3 ये डायरेक्टली जो है हम 14 लाख जो है लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अब निकाल लेते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड यदि हम लिखें तो इसको जो है ये कैलकुलेशन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कितना है हमारा 60,000, तो इसको जो है हम 60,000 को लिख लेते हैं। अब 60,000 में आपसे क्या बोला है कि 60% जो है वेरिएबल है, यानी 40% कितना होगा फिक्स्ड होगा। ठीक है, और 60% जो है कितना है वेरिएबल है। तो 60,000 आपको टोटल रुपीस दिया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, उसमें से जो है 40% जो है फिक्स्ड है और 60% जो है वेरिएबल है। यदि अब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 60,000 का 40% हम निकालें दैट इज फिक्स्ड, और ये कितना आ जाएगा 60,000 इंटू 40/100 यदि हम करेंगे तो ये 24,000 आ रहा है। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ 60,000 में से 24,000 यदि हम लेस कर दें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 36,000। और ये 36,000 कितना है वेरिएबल है और ये कितना है फिक्स। फिक्स का मतलब कि लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी रहे लेकिन आपका उतना एक्सपेंडिचर तो कहीं ना कहीं कहीं नहीं जाएगा, उतना तो एक्सपेंडिचर करना ही है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं यानी 24,000 तो आपके हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले का वेरिएबल तो हमने निकाल लिया कि 60% वेरिएबल है तो 36,000 जो है वेरिएबल है। अब बाकी के यूनिट्स का वेरिएबल हम कैसे निकालेंगे, पर यूनिट के हिसाब से। कैसे, ये 36,000 जो वेरिएबल है ये कितने यूनिट्स पर हैं, दैट इज ऑन 5,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पर यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 36,000 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 7 35.2, तो ₹7.2 जो है पर यूनिट की कॉस्ट जो है हमें मिल गई। अब 7.2 जो है पर यूनिट की कॉस्ट है, हमारे कितने यूनिट्स हैं 80% कैपेसिटी में 8,000, तो 8 वेरिएबल कॉस्ट यदि हम निकालते हैं फॉर 8,000 यूनिट्स तो 8,000 यूनिट्स इंटू 7.2 से इसको इंटू कर देते हैं। यस कर लीजिए, 8,000 इंटू जो है 7.2, तो ये आ जाएगा आपका 57,600। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वेरिएबल कितना आ रहा है
57,600 8,000 यूनिट्स का। अब जैसे हमने 8,000 का निकाला है वैसे ही 10,000 यूनिट्स का निकाल लेते हैं इंटू 7.2, तो जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72 और 30 72,000। ठीक है, ये हो गया। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो जो है आपका क्या आ जाता है, यस फैक्ट्री कॉस्ट जो है आ जाता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जो है हम इसको टैली कर देते हैं, टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, लिखिए 7 लाख प्लस 36,000 प्लस 24,000, तो ये कितना हो जाएगा 7,60,000। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, 11,20,000 प्लस 24,000 प्लस 57,600, तो ये आ रहा है आपका 12,01,600। ठीक है, अब तीसरे वाले का टोटल कर लेते हैं। करिए, पहले आप पॉज करके कैलकुलेट कीजिए, उसको लिखिए और फिर आपको चेक करना है। ठीक है, 14 लाख प्लस 72,000 प्लस 24,000, तो ये आ रहा है आपका 14,96,000। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसमें हम ऐड कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं कितने दिए गए हैं आपको, दैट इज 50,000। और क्या बोला गया है, 50,000 में से 50% जो है वो फिक्स्ड है और 50% जो है वो फिक्स्ड नहीं है, यानी वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल और फिक्स्ड इसको ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब 50,000 में से 25,000 तो हो गए फिक्स्ड, तो 25,000 फिक्स्ड हो गए, तो ये हर कैपेसिटी पे 25,000 का एक्सपेंडिचर तो आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। यस, अब जो वेरिएबल है सेम जैसे अभी हमने 8,000 सॉरी जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए किया वैसे ही जो है हम इसके भी एक्सपेंसेस को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो है सबसे पहले कितना खर्चा है आपका, 25,000 जो है एक्सपेंसेस है ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, ऑन 5,000 यूनिट्स पे जो है 25,000 जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब 25,000 वेरिएबल कॉस्ट है 5,000 पे, तो पर यूनिट की कॉस्ट यदि निकालें तो ये कितने, 25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ रहा है 5 रुपीज पर यूनिट। अब 5 रुपीज पर यूनिट आ रहा है तो ये आसान है, इसको चाहो तो आप जो एक्सपेंस जिसपे हमने निकाला है 5,000 इंटू 5, ये 25,000 तो वेरिएबल है दिया हुआ है। अब इसके बाद ये 5,000 जो 5 रुपीज जो दिया हुआ है ये हम 8,000 यूनिट से यदि इंटू कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका वेरिएबल 40,000। यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से बढ़ता जाता है जैसे ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ता है। ठीक है, और वैसे ही 5 रुपीज के हिसाब से 10,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं हम। तो जब फैक्ट्री कॉस्ट को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यस दैट विल बी द टोटल कॉस्ट जो है हमारा आ जाता है। और वैसे भी हमने यही इंफॉर्मेशन ली थी, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो इसी के बेसिस पे जो है हम कर लेते हैं टोटल। अब टोटल एक्सपेंडिचर यही है तो इसको कर लेते हैं 7,60,000 प्लस 50,000, तो ये कितना आ रहा है आपका 8,10,000। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब सेकेंड वाले का यदि निकालें तो 12,01,600 को 25,000 प्लस 40,000 ऐड कर दें तो ये आ रहा है आपका 1266। ठीक है, तो 12,66,000। अब थर्ड वाले का 4,96,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000, तो ये आ रहा है आपका 15,71,000। ठीक है, यानी इस तरीके से हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या पता पड़ा कि जब हम 5,000 यूनिट्स कैपेसिटी पे काम किया तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था 8,10,000 रुपीज। ठीक है, वहीं जब हमने कैपेसिटी लेवल 80% किया तो जो है हमारा एक्सपेंडिचर बढ़कर जो है वो क्या हो गया 12,66,000 आ गया। वहीं पे जो है हमने 100% कैपेसिटी पे जब काम किया तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 15,71,000
1000 आ गया है। यानी जैसे जैसे हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके हिसाब से जो है हमने बजट प्रिपेयर कर लिया। हो सकता है पहले हमने 50% पे काम किया हुआ हो तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है 100% पे हम करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग निकाल लेंगे, एक एस्टिमेट निकाल लेंगे कि लगभग खर्चा जो है कितना आ जाएगा। क्योंकि यदि सिर्फ इसी के हिसाब से हम चले हैं कि 50% के हिसाब से इतना आ रहा है, देख लेंगे 100%, तो वहां पे जो है कितनी कैलकुलेशन की जो है डिफरेंस आ जाएगा। 8 लाख का खर्चा एंड 15 लाख का खर्चा जो है, दोनों में कितना डिफरेंस है, लगभग आधे का। तो जो है ये फिक्स्ड बजट होता तो हम 8,10,000 के हिसाब से अपना बजट जो है बना के रख लेते हैं, और जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल फिगर्स जब आते हैं तो तब 100% कैपेसिटी पे काम होता है तो बहुत डिफरेंस दिखता है। लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट है तो वहां पे हमने क्या किया, 8,10,000 जो है हमें पता था कि हमने 50% जब काम किया है तो उस समय जो है इतना एक्सपेंडिचर आया है, तो फिर जो है हमने उसके अकॉर्डिंगली 100% कैपेसिटी पे जो है वो एक्सपेंडिचर को निकाल के देख लिया, या 80% कैपेसिटी पे देखा कि कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है फ्लेक्सिबल बजट बनता है। हो सकता है आपको और एक्सपेंडिचर दे दें तो आप नीचे तक टोटल कॉस्ट में फिर और ऐड कर देना एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके। तो इस तरीके से जो है फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट? रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट क्या होता है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रिपोर्ट्स। और अलग अलग टाइप की मैनेजरियल रिपोर्ट्स जो हैं उनको, उनके बारे में जो है हमें डिस्कस करना है। अब रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एक तरीके का बोलेंगे कम्युनिकेशन करना टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, उनको रिपोर्टिंग देना, यानी रिटर्न फॉर्म में होगा वो, ठीक है, लिखित में होगा। आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट नोन एज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट को, उसी को ही कहा गया है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज द refers to a system of communication normally in the written form of facts which should be brought to the attention of various levels of management who uses them to take a suitable decision। अब क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या है, refers to a system, एक ऐसा सिस्टम जो कि कम्युनिकेशन करता है नॉर्मली इन द रिटन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स या फिर डाटा। किसको देता है वो रिटर्न फैक्ट्स या डाटा, टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जिनके लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल है डिसीजन लेने के लिए। ओके, जैसे कि हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर.एल. स्मिथ, ये क्या कहते हैं मैनेजरियल रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्ट्स मे बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, reports may be defined as an instrument of communication the nervous system of the organizational anatomy। क्या बोल रहे हैं ये कि रिपोर्ट्स को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कम्युनिकेशन करता है द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनाटॉमी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर साइंटिफिक वे में, है ना, उसको डिफाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कम्युनिकेट करना, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसी को ही हम कहते हैं मैनेजरियल रिपोर्टिंग। ठीक है, सिंपल वे में रिटर्न फॉर्म में किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना यानी कम्युनिकेट करना, उसी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। देखिए हम टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रिपोर्ट्स, तो मैनेजरियल रिपोर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल रिपोर्ट्स। ओके, कंट्रोल रिपोर्ट्स जो है मैंने बिजनेस ऑपरेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, है ना, कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें क्या किया जाता है बिजनेस एक्टिविटी में कंट्रोल कैसे, कि दैट स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी आई है, स्टैंडर्ड या फिर बजटरी जो भी होगा, है ना, वो दोनों में से, और जो एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस आया है उसके बीच में जो वेरिएंस है वो कितना आया है, ये देखना सबसे पहले तो काम होता है। फिर रीजंस फॉर वेरिएंस जो है वो देखा जाता है। रीजंस फॉर वेरिएंस यानी ये डिफरेंस जो है किन कारणों से आया है। यदि आपका जो है कॉस्ट एस्टिमेट ज्यादा आ गया है, आपने सोचा कम था और ज्यादा आ गया है, तो किस कारण से आया है उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाना।
और कम आया है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना जो है ये काम होता है। अब कंट्रोल रिपोर्ट की यदि बात करें हम, तो कंट्रोल रिपोर्ट समय समय से पीरियोडिकली बनती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये वीकली बनती है, किसी में मंथली बनती है, और ये ईयरली भी बन सकती है या क्वार्टरली भी बन सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। लेकिन कहा जाता है कि यूजली इसे शॉर्ट टर्म में बनाना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता रहे। ठीक है। फिर आती है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। अब इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की यदि हम बात करें तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हमें क्या बताती हैं? वेरियस इंफॉर्मेशन। इसका क्राइटेरिया जो है हम यहाँ ले लेते हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को। ओके, कि इसका क्राइटेरिया जो है वाइड है। क्यों? क्योंकि ये वेरियस इंफॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है उसके रिकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्टिंग करती है। इसमें यूजली जो है एक ट्रेंड रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, और थर्ड जो है एक्टिविटी रिपोर्ट जो है इसमें शामिल होती है। इसलिए जो है इसका क्राइटेरिया जो है बड़ा है। अब क्या होती है ट्रेंड रिपोर्ट, एनालिटिकल एंड एक्टिविटी, वो अभी हम देखेंगे। इसलिए जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है वाइड रेंज कहा गया है, क्योंकि ये हर वो इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है, यूजफुल है फॉर मैनेजमेंट, वो उनको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। यस, ट्रेंड रिपोर्ट, जैसे कि हमने कहा कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ही ये पार्ट है ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है ये जानने के लिए कि अभी जो है फैशन जो है क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, चेंज इन फैशन हो रहा है, तो उस पे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी फैशन से रिलेटेड रिपोर्टिंग जो है ट्रेंड रिपोर्ट में की जाती है। फिर यदि हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्टिंग, तो एनालिटिकल रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें एनालिसिस किया जाता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और यूजली जो है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जो है इसका जो है कंपैरिजन किया जाता है। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, है ना, उसका कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच को लेके। ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज स्पेशल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स क्यों डिजाइन की जाती है? दैट इज दे आर मेड फॉर स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉर्ट होगी उसके लिए स्पेशल रिपोर्टिंग की जाती है, यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, तो उसको कहते हैं स्पेशल रिपोर्टिंग। देन कम्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में एक थी ट्रेंडिंग, सेकंड थी एनालिटिकल, और तीसरी जो है दैट इज एक्टिविटी रिपोर्ट्स। अब एक्टिविटी रिपोर्ट्स जो है वेरियस एक्टिविटीज के बारे में जो है मेंशन की जाती है। अब वेरियस एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं, यानी जो टारगेट्स दिया जाता है मैनेजमेंट को, उन्होंने किस वे में कंप्लीट किया है उसके बारे में जो है रिपोर्ट की जाती है। अब यूजली एक्टिविटी या तो एक सिंगल पर्सन एग्जीक्यूट करता है, यानी कोई इंडिविजुअल या तो एक्टिविटी करता है यानी जिसको टारगेट दिया गया है, या फिर जॉइंटली या फिर ग्रुप को दिया जाता है कि जो है आपको एक्सिक्यूशन करना है। अब जहां पे इंडिविजुअल जो है उसको यदि कोई एक्टिविटी दी गई है करने के लिए, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो एक्सिक्यूशन होता है और उसका जो रिजल्ट आता है उसके लिए टोटली उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को जो है रेस्पॉन्सिबल माना जाता है ना, जिसने वो काम किया है उसको रिस्पॉन्सिबल। और जहां जॉइंटली एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस परफॉर्मेंस को करने के लिए। तो ये होती है एक्टिविटी रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी रिपोर्टिंग, ट्रेंडिंग रिपोर्टिंग, एंड थर्ड जो है एनालिटिकल रिपोर्टिंग। ट्रेंडिंग जो है फैशन से रिलेटेड है, एनालिटिकल जो है एनालिसिस करती है ऑफ द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, और एक्टिविटी रिपोर्टिंग जो है इंडिविजुअल एंड जॉइंटली एक्सिक्यूशन जो करता है वो फर्दरली उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट, यदि अब हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए जो है, परफॉर्मेंस जो आई है उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट उसका जो एनालिसिस होगा या इवैल्यूएशन होगा उसके बारे में, या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है उसके ऊपर जो है एनालिसिस करना। फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस, यानी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आया है या जो आपकी बैलेंस शीट है उसके ऊपर इवैल्यूएशन करके उसके रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट तैयार करना, उसी को ही हम कहेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो रिपोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज यानी किसी एक्सटर्नल पर्सन को कुछ रिपोर्टिंग करनी है तो दैट विल बी फॉर द रिपोर्ट फॉर एक्सटर्नल यूज। अब उसमें कौन आ जाएगी? या तो गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है वो आ जाएगी, या फिर स्टॉक एक्सचेंज
से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यदि हम शेयर्स में डील करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड रिपोर्टिंग जो है किसको करनी रहेगी, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल यूज यानी बाहर के लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग की जाती है उसको एक्सटर्नल यूज रिपोर्ट कहते हैं। फिर रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल यूज यानी ऐसी रिपोर्टिंग जो इंटरनल यूज में आए। अब इंटरनल यूज में किन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, फॉर द मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो सकती है, या फिर हम बात करें वहां के एम्प्लॉयज के लिए जो है यूजफुल हो सकती है। तो दिस इज द रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट फॉर इंटरनल यूज। अब रिपोर्टिंग टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स जो है वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को की जाती है। फॉर एग्जांपल स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्टिंग की जाएगी टू द स्टॉक होल्डर, फिर या तो रिपोर्टिंग टू द फॉरमैन उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिपोर्टिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, डिपार्टमेंटल लेवल हो गए, और या फिर लोअर लेवल हो गए, या सुपरविजन डिपार्टमेंट हो गया। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो है रिपोर्टिंग करना। तो दोस्तों रिपोर्टिंग अकाउंटिंग यानी कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाना मैनेजमेंट को। और दूसरा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो हैं, ये देखिए हमने कि कितने टाइप्स की रिपोर्टिंग जो है की जा सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्टिंग और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल रिपोर्ट। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए उसके बारे में जो है हमें लिखना है। तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट जो है इतनी सिंपल होनी चाहिए कि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, कि जिसके लिए बनाई गई है वो उसको समझ पाए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए रिपोर्टिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है वो इजी यूज होनी चाहिए, नहीं तो लैंग्वेज अगर प्रॉपर नहीं रही तो उसको समझने में जो है दिक्कत होगी। तो सबसे पहले रिपोर्ट जो है सिंपल होनी चाहिए। दूसरी, प्रीसाइज होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट प्रिसाइज यानी जो पॉइंट हो बात करने का वही होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी लेंदी रिपोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन एक्यूरेसी, रिपोर्ट्स जो है एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और जो रिपोर्टिंग की जा रही है यदि उसको डाटा से मैच किया जाए तो वो जो है सही निकलनी चाहिए, दैट विल बी द गुड रिपोर्टिंग। कॉस्ट, यदि हम कॉस्ट की बात करें तो रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में कॉस्टिंग का ध्यान रखना है। कॉस्ट रिपोर्ट बनाने में इतनी ज्यादा खर्चा नहीं करना है कि उससे बेनिफिट जो है वो कम हो रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो कॉस्ट को जो है कंट्रोल करना है, रिपोर्टिंग ऐसे होनी चाहिए कि कॉस्ट जो है कम से कम लगे। देन कंसिस्टेंट, रिपोर्ट ऐसा है कि जो कंसिस्टेंट वे में बननी चाहिए। यदि आपका ऐसा है रिपोर्टिंग की हर ईयरली जा रही है या हर वीकली या हर मंथली, जो भी टाइम पीरियड है उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। यदि हम कोई रिपोर्ट जो है एक मंथ में बना रहे हैं और उसके बाद 4 महीने के बाद हम कोई रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी जो है उसमें होनी चाहिए। फिर आता है कंपैरिजन, रिपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको कंपेयर किया जा सके, यानी कुछ रिपोर्ट आई है और यदि उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट के डाटा से जो है कंपेयर किया जाता है, सेम वही डाटा है लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है कंपैरिजन बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डाटा, डाटा का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि हम लें तो कोऑर्डिनेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन जो है सेंड की गई है ना, अब दूसरे डिपार्टमेंट में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे लेवल पे जो है सेंड की गई है। अब यदि सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ वाले डिपार्टमेंट की और यहाँ वाले डिपार्टमेंट की सेम है, मे बी रिगार्डिंग प्रॉफिट है, तो जो है ये दोनों इससे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग है या जो डाटा है वो मैच होना चाहिए। इस तरीके से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट जो है आपकी अप टू डेट होना चाहिए, समय समय पर ये देखना चाहिए कि कौन सी डाटा जो है अब काम के नहीं है, पुराने हो गए, उनको हटाना है और अप टू डेट रिकॉर्ड्स जो है आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, देन आपकी रिपोर्टिंग जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी दिखने में भी आपकी रिपोर्टिंग जो है प्रॉपर वे में दिखनी चाहिए। बाय वे ऑफ लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रीसाइज होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, प्लस वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सो दिस आर द आइडियल्स ऑफ एन गुड रिपोर्टिंग या फिर
एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस द characteristics of characteristics and advantages of responsibility accounting। ओके, responsibility accounting क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में हमें बताना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिंपल शब्दों में यदि बोलें तो कोई पर्सन को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ काम करने के लिए असाइन किया जाता है, उसी को ही कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लेट अस सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज एन कंट्रोलिंग सिस्टम अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड टू कंट्रोल अननेसेसरी कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि ज्यादा खर्चा ना आए, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अलग अलग लेवल्स पे दी जाती हैं। कंट्रोलिंग कॉस्ट बिगिंस द delegating the proper authority to the individuals capable of performing work with the standards। जो स्टैंडर्ड्स उनको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है परफॉर्म करना रहता है। और मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का उद्देश्य यही रहता है कि पर्सन को अपॉइंट करना या डेलीगेट करना ऐसा काम जिससे जो है कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसके फीचर्स की यदि हम बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के क्या फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, लेट अस सी। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं अलग अलग लेवल पे बनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है देखते हैं यानी वो ड्यूटी या टास्क को निभाते हैं। तो ये इसका एक मेन फीचर है। दूसरा, टारगेट्स आर सेट, अलग अलग टारगेट सेट किए जाते हैं यानी स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, ताकि वो टारगेट जो है हमारा टाइम पीरियड भी प्रॉपर हो और उसमें कॉस्ट भी कम से कम लगे। फिर जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर, जो टारगेट सेट किया गया था यानी जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था उसको जो है एक्चुअल से क्या करना, कंपैरिजन करना, ये जो है एक काम होता है। देन कम्स नेक्स्ट, क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिटरमाइन की जाती है कि कौन से डिपार्टमेंट को जो है कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ये डिटरमाइन करना जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम होता है। यानी सबको पता रहता है कि उनका टास्क जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो क्या है। ठीक है, देन एक्शन टेकन, यदि कुछ डिफरेंसेस या वेरिएशंस आ रहे हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में तो करेक्टिव मेजर्स क्या ले सकते हैं वो जो है इसमें किया जाता है। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब आगे बढ़े और इसके एडवांटेजेस हम देखें कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले कि असाइनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अपना काम पता रहता है, सबको अपनी टास्क पता रहती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है हर इंडिविजुअल को अपॉइंट कर देती है पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देती है। देन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है ऑब्वियस सी बात है ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है कहीं ना कहीं। किस तरीके से, इफिशियंसी बढ़ती है। कैसे इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा, जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स लगा के या टेक्निक्स या टूल्स लगा के आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, उससे जो है क्वालिटी में अंतर आएगा। क्वालिटी में अंतर आएगा, इससे आपको प्राइस जो है रीजनेबल प्राइस जो है चार्ज होगी, है ना, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आई। अब रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल है, यानी प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, तभी जो है कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा। तो इससे जो है इफिशियंसी, काम करने की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। देन हेल्पफुल इन कॉस्ट प्लानिंग, ये आपको मदद करता है प्लानिंग करने में रिगार्डिंग द कॉस्टिंग, यानी जो भी आप इनपुट्स लगाएंगे, जो भी आप रिसोर्सेस लगाएंगे उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें जो है ये आपको मदद करता है। देन फोकसेस ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ये फोकस करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक बड़ा डिपार्टमेंट है, ओके, और ये फोकस करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे या सेंटर्स पे जो अलग जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है असाइन की गई है। जैसे कोई कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कोई प्रॉफिट को कंट्रोल करेगा, इस तरीके से, या तो कोई इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करेगा, ये सब चीजें जो है देखी जाती हैं। देन इनेबल्स कंपैरिजन, और इससे जो है हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो हमने देखा था, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं या टारगेट्स दिए जाते हैं, उसको जो है हम एक्चुअल से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ओके, देन डेलीगेशन एंड कंट्रोल भी जो है
डेलीगेशन के कारण, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी गई है, यानी किसी के हेड, कोई हेड भी है आपके ऊपर, उसी ने तो आपको डेलीगेशन दिया है, यानी काम करने का वे दिया है, तो जो है एक तरीके का कंट्रोल भी मेंटेन रहेगा कि आपके ऊपर हेड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रॉपरली काम करेंगे। यस, नेक्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सब चीजें, यदि पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटेड है, रिपोर्टिंग हो रही है, हर चीज हो रही है, तो ये आपको हेल्प करता है वेरियस डिसीजन लेने में, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज कर पाए। तो इस तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम होता है, और ये उसके जो है फायदे होते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are different types of responsibility centers? okay, अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। लेट अस सी, सबसे पहले आता है एक्सपेंस सेंटर। अब एक्सपेंस सेंटर का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी एक्सपेंसेस जो हैं इनकर्ड हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस पे जो है निगरानी रखना, एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल करना, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना कि खर्चा जो है कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूजली दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, दैट इज वन इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर इज द सर्विस डिपार्टमेंट। तो इससे तो आउटपुट रिसीव हो रहा है हमें, जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो है क्या एक्सपेंसेस चार्ज हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी एक्सपेंसेस सेंटर का मेन उद्देश्य या मेन काम हम बोले क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस पे जो है कंट्रोलिंग करना और देखना कि कितना इनकर्ड हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, उस चीज को देखना। अब वहां पे हम देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रोडक्शन करते हैं तो इनपुट डाला जाता है अलग अलग वे में, रिसोर्सेस अलग अलग होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया। अब उसके बिहाफ पे हमें आउटपुट रिसीव होता है। तो ये जो रिसोर्सेस हमने डाले होंगे, यानी इसका पैसा दिया होगा, लेबर ने काम किया होगा तो लेबर को सैलरी दी होगी, यानी खर्चा किया है, तो इस इनपुट को हम बोल सकते हैं कि ये इसकी कॉस्ट है। और ये आउटपुट जो हमें जनरेट होगा और इससे जो है हमें पैसा मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। और इन दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस जो है दोस्तों, वही कहलाएगा प्रॉफिट सेंटर, और वही कहलाएगा प्रॉफिट, है ना। वही चीज जो है प्रॉफिट सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ये देखे कि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये आता है कि जो आउटपुट आया है, अब इस आउटपुट को जो है दो तरीकों से यूज किया जा सकता है। या तो हमने किसी कस्टमर को ये आउटपुट जो है सेल कर दिया होगा, ओके। दूसरा जो है, या तो हमने उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोडक्शन के लिए लगा दिया होगा, है ना। हो सकता है कि एक से दूसरी स्टेप पे वो गया हो प्रोडक्ट। तो जो कस्टमर को हमने दिया है और उसके एवज पे जो प्राइस कस्टमर ने हमें पे किया है, तो हम बोलेंगे कि इससे हमने जो जनरेट किया है दैट इज प्रॉफिट। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर हुआ है, वहां पे एक कंफ्लिक्ट आता है कि उसको प्रॉफिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो चीज जो है डिसाइड कौन करता है, प्रॉफिट सेंटर डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है उस पे जो आउटपुट आया है उसको प्रॉफिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस तरीके के डिसीजन जो है प्रॉफिट सेंटर लेता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट सेंटर, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है क्या करता है, एसेट्स को जो है मैनेज करता है, यानी ये रेस्पॉन्सिबल होता है एसेट्स को जनरेट करने में, और कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और उस पे जो है कितना रिटर्न जो है हमें मिल रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर में किया जाता है। ठीक है, यानी जो अलग अलग, क्योंकि कोई पर्टिकुलर यदि एसेट है ना, तो वो एसेट ऐसा तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में यूज हो रही होगी, ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूज हो रही होगी एसेट्स। तो उस एसेट्स में से, उस एसेट्स का जो एक्सपेंसेस है, वो इस डिपार्टमेंट में कितना हुआ है, इसमें कितना हुआ है और इसमें कितना हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें किया जाता है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता पड़े कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ किया है और उससे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हैं तीन सेंटर जो हमने देखे। एक्सपेंस सेंटर जो खर्चे का सेंटर है, हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना एक्सपेंसेस हुआ है। दूसरा प्रॉफिट सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी,
को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है, और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो कि वेरियस इन्वेस्टमेंट एसेट क्रिएशन पे हमें मदद करता है और उस पे कितना हम रिटर्न अर्न कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये सेंटर हमें मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट नंबर 5 जो है फिनिश होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, फिर फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखा है, फिर जो है रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, एक आइडियल रिपोर्ट क्या होती है ना, वो देखा। फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं कौन कौन से होते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।